हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको हो तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर 2021 के हिंदी के इस पेपर को। इससे पहले आपको बता दें, 2021 से पहले हमने 2019, 2018, 2017 और 2016 तक के जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर सॉल्व करा दी गए और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी है चैनल पर। तो आप तुरंत जाकर प्लेलिस्ट में उन पुरानी क्लासेस को एक बार जरूर चेक कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सॉल्व कराए गए PYQ के रूप में, ठीक है। वो यहाँ पर आप जरूर चेक कर लीजिए जाकर, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके कि किस तरह से परीक्षा में आपका पेपर आता है, जिसकी ये भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ये 2021 का है। अगर आप PYQ सीरीज को यहाँ पर लगातार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चल जाएगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं इनसे जो प्रश्न है, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो प्रत्येक सेमेस्टर में हर परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं सभी सब्जेक्ट में। तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप PYQ सीरीज़ को अटेंड करते हैं तो निश्चित रूप से आप पास हो सकते हैं, और अगर और अच्छे से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी नए भाई बहन हैं उनसे अनुरोध है इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस क्लास को शेयर करके जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, ये हिंदी का प्रश्न पत्र है जो कि 25 अंक का होता है और 25 नंबर का होता है। 1 घंटे का इसमें समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, ठीक है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो आपको पता होना चाहिए, कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी एक महान संत और कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक बुराइयों, धर्म जाति के भेदभाव और कर्मकांडों का विरोध कर दिया। उनकी रचनाओं में बीजक, ठीक है, साखी, रामायणी, पद और दोहे शामिल हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनकी, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। रचनाएं हैं इनकी, ये जो कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं कौन, कबीरदास जी, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं ये सूफी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है। सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, लोकायतन के रचनाकार कौन है, ठीक है। लोकायतन के रचनाकार जो हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत जी क्षयवादी युग की एक प्रमुख कवि थे। लोकायतन उनकी एक महाकाव्य रचना है जो 1964 में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में उन्होंने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के कवि थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंशी प्रेमचंद ये हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पूस की रात, गबन, ईदगाह, गोदान, कफन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं किनकी, प्रेमचंद जी की। इनमें से भी आपसे परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से कोई रचना आ सकती है। इसकी ईदगाह के रचनाकार कौन है, गोदान के रचनाकार कौन है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे बाणी के डिक्टेटर थे, ठीक है। ये यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है। तो ये जो कथन है वो विस्तृत कथन निम्नलिखित लेखकों में से किस लेखक का है, ठीक है। ये किस राइटर ने ऐसा कहा है कबीरदास जी के बारे में कि वह जबरदस्त अधिकार था भाषा पर, किसका, कबीर जी का, और वे वाणी के डिक्टेटर थे। ऐसा किस राइटर ने अपनी पुस्तक पे लिखा है? क्या प्रेमचंद जी ने, क्या रामचंद्र शुक्ल जी ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर रामविलास शर्मा ने? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रस्तुत कथन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर, ठीक है, इनकी एक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये बात कही है और इस कथन का उल्लेख किया है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक में हिंदी साहित्य का इतिहास प्रमुख है, जिसकी हिंदी पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में प्रमुख स्थान है। रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी यानी कि मॉडर्न हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, आलोचक और विचारक थे। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 4। इसमें आपसे पूछा जा रहा है चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा, ठीक है, चित्रक, ठीक है। तो चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, चीता, ठीक है। चित्रक का तद्भव रूप क्या होगा आपका, चीता होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में कोई भी जो सही आंसर है वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। जबकि चित्रक का जो तद्भव रूप होता है वो आपको ध्यान रखना है क्या होता है, चीता होता है,
ठीक है। और ये एक तरह से तत्सम शब्द है, जो चित्रक क्या है ये तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द होता है इसका चीता, ठीक है। जबकि ऑप्शन में ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बाकी आप देख लेंगे यहाँ पर कि अगर ये ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको इस ऑप्शन को लगाना है। बाकी अगर यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो बोनस संख्या है वो मिल जाता है। बाकी इस क्लास को शेयर जरूर कीजिए। बढ़ना है अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 5 है, जिसके पास कुछ ना हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा जिसके पास कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो उसे हम कह देते हैं अकिंचन, ठीक है। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द अकिंचन होगा, क्या होगा, अकिंचन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ से अति लघु उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 6 है, देशज शब्द क्या है, उदाहरण से समझाएं। देशज शब्द की उत्पत्ति देश प्लस जाके युग से हुई है, जिसका अर्थ है देश में जन्मार्थात जो बोलचाल की भाषाओं में गृहीत है उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के अंदर ही जन्मे हैं। उदाहरण हो गया लोटा हो गया, खिड़की हो गया, डिबिया, कचौड़ी आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या है, ये हमारे देश के शब्द हैं, हमारे देश में ही इनका जन्म हुआ है, तो ये देश शब्द है। उदाहरण खटिया, लोटा, खिड़की, ठीक है, कचौड़ी, ये सारे देश शब्द हैं। बढ़ रहा अपने अगले प्रश्न की प्रश्न संख्या 7, लकीर का फकीर होना, ये एक मुहावरा दिया हुआ है यहाँ पे, इसका अर्थ बताते हुए इसे अपने वाक्य में प्रयोग कर देना आपको। तो लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना, ठीक है, जो पुरानी प्रथा वर्षों से चली आ रही है, आप भी उसी के ऊपर लगातार चलते हुए आ रहे हैं, तो उसी को हम लकीर का फ़कीर कह देते हैं। तो वाक्य प्रयोग क्या होगा, मेरी दादी आज भी लकीर की फ़कीर हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो वाक्य प्रयोग होता है ये ज़रूरी नहीं जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही आप सेम टू सेम एग्जाम में लिखें। वाक्य प्रयोग आपको अपने शब्दों में लिखना होता है, इसे आप अपने शब्दों में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बस अर्थ सही से निकलना चाहिए। जो यहाँ पर अर्थ है, ठीक है, ये जो अर्थ यहाँ पर बताया गया ये अर्थ सही से मालूम होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं वाक्य प्रयोग, ठीक है, उसे आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो जहाँ एक वस्तु की जो समानता या तुलना जो है वो किसी दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है, ठीक है। मुख मयंक का जो मुख है वो यहाँ पर मंजू मनोहर के समान है, ऐसा कहा गया है। तो मुख मयंक सम मंजू मनोहर में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ मुख की जो तुलना है वो अर्थात चंद्रमा से की गई, ठीक है। मुख की जो तुलना है, ठीक है, वो किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। तो जहाँ पर ये क्या बोलते हैं आपका तुलना की जाती है वहाँ पर क्या होता है आपका उपमा अलंकार होता है। बढ़ा अपने अगले प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 9 इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाई, यहाँ पर एक लोकोक्ति या कहावत दी हुई है, अधजल गगरी छलकत जाई, इसका अर्थ आपको बताना है। तो ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना, ठीक है, ज्ञान कम होता है व्यक्ति को और दिखावा जब ज़्यादा कर देता है तो इसी को क्या कहते हैं हम, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसकी रमेश 12वीं पास करके, यहाँ ये वाक्य फिर हो गया, रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये तो वही बात हुई कि अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त वाक्य आप किसे बोलते हैं, ठीक है। तो संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा। संयुक्त वाक्य जिन वाक्य में दो से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है, जिसमें वाक्य विभिन्न योजकों जैसे कि और, अतः, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, तो भी, नहीं, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि से जुड़े होते हैं, तो उसे संयुक्त वाक्य कह देते हैं। जिसकी दो सिंपल वाक्य यहाँ पर जुड़े होते हैं आपस में, ठीक है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, संयुक्त वाक्य बोल देते हैं। जिसकी यहाँ पर दिया हुआ संयुक्त वाक्य, मीना पढ़ाई कर रही है लेकिन राम सो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर दो वाक्य लेकिन शब्द से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य। जिसकी राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, यहाँ और सफल भी होगी, तो दो वाक्य आपस में जुड़ना है, राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, तो और से दो शब्द जुड़े हुए हैं, यहाँ दो वाक्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं और शब्द से, तो यहाँ पर भी आपका ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ना है। प्रश्न संख्या 11 है, तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ था, ठीक है। तो तार सप्तक का जो संपादन है वो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया। तार सप्तक में अजय जी के द्वारा नई कविता के प्रलयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर इसका संकलन और संपादन किया गया। तो इस तरह से यहाँ तक आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके आगे जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपको अलग से क्लास में कराए जाएंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि अदर भाई बहन भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।